बंगले वाली बहू की गरीब ट्रेन ससुराल में पहली दिवाली। भैया ये देखो लड़के की फोटो। लड़का और उसका परिवार काफी अमीर है। लड़का तो दुबई में रहता, हमारी करिश्मा के लिए बिल्कुल ठीक रहेगा। बुआ जी आप फिर से हमारे घर में आग लगाने के लिए आ गई। मैंने आपसे कहा ना कि मुझे अमीर लड़का नहीं चाहिए। करिश्मा ये कोई तरीका अपनी बुआ जी से बात करने का? हाँ तो फिर ये क्या तरीका है? मना करने के बाद भी बुआ जी हर दूसरे तीसरे दिन में मुंह उठाकर आ जाती है लड़के की फोटो देखकर। जब मैंने कह दिया मुझे इस साल शादी नहीं करनी तो इनकी खोपड़ी में घुसती नहीं है क्या बात? देख रहे हो भैया, मैं तो हमेशा से तुम्हारी बेटी की भलाई चाहती हूँ, पर जिस तरह से तुम्हारी बेटी की जुबान है ना, मुझे नहीं लगता ये कभी भी अपना घर बसा पाएगी। मैं ही पागल हूँ जो तुम्हारी बेटी का घर बसाना चाहती हूँ। एक नंबर की बदतमीज है तुम्हारी बेटी। अब तो तुम बोलते रह जाओगे तो भी मैं इसके लिए लड़का नहीं देखने वाली। करिश्मा थोड़ी चिड़चिड़ी और मुंह पर जवाब देने वाली लड़की थी, जो बिना सोचे समझे सामने वाले को उल्टे जवाब दे दिया करती। बस इसी बात से उसके सारे रिश्तेदार उसे बदतमीज, घमंडी और बिगड़ैल कहते थे। और आज करिश्मा की बदतमीजी देखकर उसके माता पिता भी उससे नाराज हो जाते हैं। पता नहीं क्या होगा। सही कह रही है तेरी बुआ, तू तो हमारी इज्जत मिट्टी में ही मिलाकर रहेगी। हमने गलती करी तुझे इतना लाड़ प्यार देकर। पता नहीं सुबह सुबह बुआ जी हमारे घर आती ही क्यों है। सबके घर में शांति भजन पाठ होता है, पर हमारे घर में बुआ जी की वजह से कलेश। एक नंबर की चुड़ैल औरत है आपकी बहन। करिश्मा जुबान को लगाम दो। अपने पिता का हाथ उठा देखकर करिश्मा गुस्से में रोते हुए कॉलेज के लिए निकल जाती है और सीधा रेलवे स्टेशन जाती है और सुमित को देखकर गले लगाकर रोते हुए उससे सारी बात बताती है। अरे कोई बात नहीं करिश्मा, वो तुम्हारे पिता हैं और तुमने भी गुस्से में अपनी बुआ को कुछ ज्यादा ही बोल दिया। फिक्र मत करो, बस कुछ दिन में मेरे एग्जाम खत्म हो जाएंगे, फिर 1 महीने के अंदर नौकरी, और नौकरी लगने के साथ ही मैं तुम्हारा हाथ मांगने आ जाऊंगा। मुझे भी बस इसी दिन का इंतजार है। चलो साथ में कॉलेज चलते हैं। करिश्मा सुमित के साथ रेलवे स्टेशन से अपने कॉलेज जाती है और दोनों ही अपने एग्जाम पूरा करके एक साथ कॉलेज से रेलवे स्टेशन आते हैं। आज मेरा लास्ट एग्जाम था, तुम्हारा अगले हफ्ते। अब मैं कॉलेज भी नहीं आ पाऊंगी और तुमसे मिलने के लिए रेलवे स्टेशन भी नहीं। अब बस 5 मिनट में ट्रेन आ जाएगी। अरे करिश्मा फिक्र क्यों करती हो, बस 1-2 महीने की और बात है। अच्छा मैं चलता हूँ, मेरी ट्रेन आ गई। करिश्मा और सुमित एक ही कॉलेज में एक साथ पढ़ते थे और हमेशा सुमित 1 घंटे का लोकल ट्रेन से ट्रैवल करके शहर पढ़ने आता। देखते ही देखते 1 महीना बीत जाता है और 1 महीना में सुमित का कॉलेज पूरा हो जाता है। साथ ही वो छोटी सी नौकरी भी देख लेता है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन, करिश्मा अब तो तेरा कॉलेज भी पूरा हो गया है, अब तो शादी के लिए हाँ कर दे। वैसे भी अब कोई भी तेरे लिए लड़का नहीं देखना चाहता, पर मैंने पंडित जी से बात करी है, जिस तरह हमारा बंगला है हम तेरी शादी ऐसे ही किसी अमीर खानदान में करेंगे जहाँ तू रानी बनकर रहेगी। माँ अब तो मेरे पीछे ही पड़ गई है शादी को लेकर। मैंने कहा ना मुझे शादी नहीं करनी। मैं सुमित नाम के लड़के को पसंद करती हूँ, वो मेरे ही कॉलेज में पढ़ता है। वो और उसका परिवार बहुत अच्छा है और मैंने सोच लिया मैं शादी करूंगी तो उसी से। अगर तुम्हें कोई लड़का पहले से ही पसंद था तो हमें बता देती, भला हमें क्या एतराज हो सकता है। बस लड़का हमारी तरह अमीर खानदानी हो जो बंगले में रहता हो। वैसे वो लड़का कहाँ रहता है और क्या करता है? हिचकिचाते हुए करिश्मा अपने पिता को सुमित के बारे में बताती है और जैसे ही विनोद को यह पता चलता है कि सुमित की जॉइंट फैमिली है और वो लोग उनके जितने अमीर नहीं हैं, साथ ही गांव में रहते हैं, तो विनोद का मुंह बन जाता है और वो अपनी बेटी को डांटने लगता है। अरे हमने तुम्हारे लिए एक से बढ़कर एक अमीर लड़के देखे, तुमने उन सभी को ठुकरा दिया और अपने गरीब दोस्त को पसंद किया। एक बार अपना ये आलीशान बंगला देखो और बताओ मुझे, रह पाओगे उस गरीब के घर में, वो भी इतने बड़े परिवार के साथ? उसके घर में सब बहुत अच्छे, मैं रह लूंगी, आप फिक्र मत कीजिए। प्यार में अंधी हो गई है तू? आपको ये नजर आ रहा है कि मैं प्यार में अंधी हो गई हूँ, पर मेरी खुशियां नजर नहीं आ रही। मेरी भी एक बात कान खोलकर सुन लो, मैं शादी करूंगी तो सुमित से, वरना मैं यहीं सारी जिंदगी इसी घर में कुंवारी बैठी रहूंगी। करिश्मा अपना फैसला सुनाकर कमरे में चली जाती है और करिश्मा की जिद के आगे उसके माता पिता हार जाते हैं। करिश्मा बेटा दरवाजा खोल, हमें कोई ऐतराज नहीं। अगर तेरा यही फैसला है कि तुझे उस गरीब के साथ रहना है तो ठीक है, पर देख लेना तू शादी के 1 महीने बाद ही अपना ससुराल छोड़कर फिर से अपने आलीशान बंगले में आ जाएगी, क्योंकि बंगले में रहने वाली लड़कियां कभी भी छोटे से घर में नहीं रह सकती। आप देख लेना, मैं कभी नहीं आऊंगी इस बंगले में और यहाँ से ज्यादा खुश रहूंगी मैं सुमित के साथ। मुझे सुमित पर पूरा भरोसा है। करिश्मा के कहने पर आशा और विनोद करिश्मा और सुमित के रिश्ते के लिए मान जाते हैं और उनके घर जाकर रिश्ता तय कर देते हैं। कुछ महीने बीत जाते हैं और बहुत जल्द एक आलीशान बंगले की लड़की शादी करके अपने गरीब ससुराल आती है, जहां आते ही उसकी चाची सास उसे ताने कसती है। बहू अब तुम इस घर की बहू हो और मैं इस घर की मालकिन।
अपनी सास से पहले तुम्हें मेरी बातें सुननी होंगी, क्योंकि ये घर मेरे पति का बनाया हुआ है और हमने तुम्हारे ससुराल वालों को यहाँ आसरा दे रखा है रहने का, तरस खाकर। शांति, बहू ने अभी घर में कदम भी नहीं रखा, तुम ये सब बाद में भी बता सकती थी। ताई जी, अगर कुछ बातें समय से पहले बता दी जाए तो ही अच्छा रहता है। ससुराल में आते ही अपनी चाची सास और उनकी बहू की ऐसी बातें सुनकर करिश्मा को काफी गुस्सा आता है और वो चुप रहती है और कलश गिराकर गृह प्रवेश करती है। कुछ देर में वो अपने कमरे में जाती है और अपने पति से कहती है, तुम्हारी चाची की हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की? तुमने बताया नहीं क्या उन्हें? वो अकड़ कैसे दिखा रही है और तुम लोग ये कैसे बर्दाश्त करते हो? क्या करें करिश्मा, करना पड़ता है। इस जमीन पर उनका भी हक है। और जब काजल 10 साल की थी तब पापा पैरालाइज्ड हो गए। उसके बाद चाचा ने ही हम दोनों भाई बहन की परवरिश की, हमें पढ़ाया लिखाया और ये घर भी चाचा जी ने ही बनाया है। इसलिए माँ और हमें चाची की बातें सुननी पड़ती हैं। पर मेरे चाचा बहुत अच्छे इंसान हैं, इसलिए हम कभी उन्हें पलटकर जवाब नहीं देते। सुमित की बात सुनकर करिश्मा को अपने ससुराल वालों की मजबूरी का अंदाजा होता है और वो चुपचाप सो जाती है। अगली सुबह उसकी पहली रसोई होती है, जहां वो सबके लिए खीर बनाती है और उसमें काफी सारा काजू, बादाम और केसर डालती है। और ये देखकर निशा और शीतल उससे कहती है, देखना तो निशा भाभी, लगता है करिश्मा भाभी को पता नहीं कि वो खीर में जो काजू, बादाम और केसर डाल रही है वो उनके पति या ससुर का लाया हुआ नहीं बल्कि हमारा खरीदा हुआ है। इतने महंगे काजू, बादाम और केसर तुम दहेज में नहीं लेकर आई हो। कहने को तो तुम बंगले से आई हो, अमीर बाप की औलाद हो, पर दहेज में कुछ नहीं लेकर आई। ये सब कुछ मेरे पति और ससुर का खरीदा हुआ है। अब क्या 1 किलो ड्राई फ्रूट्स डाल के अपने घर वालों को खिलाओगी? तुम जैसे कि मुंह नहीं लगती। वो तो सुमित जी ने मना किया है, वरना तुम्हें तुम्हारी औकात तुम्हें दिखा देती। करिश्मा निशा को सुनाकर खीर से भरी ट्रे लेकर बाहर आती हैं और सबसे पहले अपने सास, ससुर, नंद, पति को देती हैं और टीवी चलाकर बैठ जाती हैं। लो जी, खर्चा हम करें, सामान हम ला कर दें, पैसे हम दें और मेवे वाली खीर बहुरानी अपने ससुराल वालों को खिलाए। चाची, भाभी अभी नहीं है ना, इसलिए उनसे गलती हो गई, मैं लेकर आती हूँ। तुम्हारी भाभी से कोई गलती नहीं हुई है, जानबूझकर उसने ऐसा किया है। भाभी आप शांत हो जाइए, आप चाहे तो मेरी खीर ले लीजिए, मैं रसोई से जाकर दूसरी ले लूंगी। हाँ शांति, लो तुम मेरी खीर ले लो। काजल, जा तू अंदर से सबके लिए खीर और लेकर आ जा। इस तरह सुमित्रा, सुरेश, सुमित और काजल अपनी खीर अपनी चाची, भाभी, नंद को दे देती हैं। और जब दोबारा काजल रसोई में जाती है तो वो देखती है कि सारी खीर डस्टबिन में डाली हुई है। हम लोग कुछ ना खा सके, इसके लिए निशा भाभी ने सारी खीर डस्टबिन में डाल दी और जो भाभी हमारे लिए बाहर लेकर आई थी वो हमसे ले ली। चाची कितनी लालची हैं, और जब से चाचा जी ने काम करना छोड़ा है तब से इस घर में चाची जी की ही चल रही है। ये देखकर काजल को काफी बुरा लगता है और वो बाहर आकर सबसे कहती है, माँ तुम्हें और पापा को शुगर है, तुम दोनों खीर रहने दो, और मेरा मन नहीं है खीर खाने का। भैया बाहर से थोड़ा घूम कर आते हैं, मैं काफी मोटी हो रही हूँ। काजल बहाने बनाकर सुमित के साथ बाहर चली जाती है और सुमित्रा सब समझ जाती है, पर करिश्मा को कुछ समझ नहीं आता। और इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और गुजरते समय के साथ शांति, निशा और शीतल मिलकर करिश्मा और उसके परिवार को परेशान करते हैं। बहुत सारा दिन घर में रहती हो, बाहर का सारा काम बेचारी मेरी बहू करती है। धूप में बाजार जा जाकर वो तो काली हो गई है। काम कर, तू बाहर से दूध लेकर आ जा, घर में कुछ मेहमान आने वाले हैं, मैं पोछा लगाकर ला दूंगी। जब करिश्मा पोछा लगा रही होती है तो जानबूझकर शीतल और निशा गंदी चप्पल घर में लेकर आती हैं। ये क्या बदतमीजी है, दिखाई नहीं दे रहा मैं पोछा लगा रही हूँ। भाभी, बदतमीजी इसे कहते हैं। काजल कहाँ मर गई? मेरा कमरा ठीक किया या नहीं? और तुझे ही मेरे कॉलेज के सारे प्रोजेक्ट बनाने याद है? हाँ, मैंने तुम्हारा कमरा बिल्कुल ठीक कर दिया है। सारे प्रोजेक्ट दे दो, आज रात में जाकर बना दूंगी। काजल, घर के सारे काम हम दोनों, नंद भाभी और माजी मिलकर करते हैं। ये तीनों सास, बहू और बेटी बैठी रहती हैं। अब क्या शीतल अपना प्रोजेक्ट भी नहीं बना सकती? बहू, तुम भूल गई हो, ये घर मेरे पति के पैसों से बना हुआ है। तुम्हारी शादी में भी मेरे पति ने पैसे खर्च करे थे और ये घर मेरे ही पति और बेटे के पैसे से चलता है। और रही प्रोजेक्ट की बात, तो तेरा पति भी तेरे जेठ जी के प्रोजेक्ट बनाता था, फिर काजल क्यों नहीं बना सकती है? अपनी चाची सास और अपनी जेठानी चचेरी नंद की हरकतों से करिश्मा परेशान होने लगती है और एक दिन में अपनी चाचा जी से बात करती है। चाचा जी, सुमित जी और माँ जी आपकी बहुत तारीफ करती है, पर मैंने आज तक कभी आपको नहीं देखा हमारे लिए कुछ करते हुए। बहू, मैं क्या करूं, मैं मजबूर हूँ। अब मैं काम नहीं करता, मैं खुद अपने बेटे बहू के टुकड़ों पर पल रहा हूँ। अगर मैंने कुछ बोला तो इस बुढ़ापे में मेरी बहू मुझे ही घर से निकाल देगी। मेरा बेटा विदेश में जाकर बैठा है, जब तक चीज मेरे हाथ में थी मैंने सब कुछ संभाल के रखा।
अब आगे भगवान ही मालिक है। बहुत जल्द दिवाली आने वाली है, पर मैंने आज तक इतनी बातें और अत्याचार किसी के नहीं सहे, पर यहाँ मुझे अपने परिवार वालों के लिए ये सब कुछ सहना पड़ रहा है। करिश्मा चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही थी, जिस वजह से वो काफी परेशान रहती है। ऐसे ही एक दिन उसकी माँ का फोन आता है। तेरी शादी को 1 महीने हो गए, तू अपने ससुराल में ठीक तो है ना? आज तेरी बहुत याद आ रही थी और मैंने सपना भी देखा था, तू वहां बिल्कुल भी खुश नहीं है। माँ, तुम मुझे लेकर बेकार ही परेशान रहती हो, मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। अच्छा, मैं अभी रखती हूँ, मुझे तैयार होना है, हम सब आज मूवी देखने के लिए जा रहे हैं और फिर दिवाली की शॉपिंग भी तो करनी है। करिश्मा अपनी माँ से झूठ बोलकर फोन रख देती है और रोने लगती है। माफ करना माँ, मैंने तुमसे झूठ बोला, क्योंकि मेरे ससुराल वाले तो बहुत अच्छे, पर किसी का एहसान मेरे ससुराल वालों के ऊपर है, जिसे हमारा पूरा परिवार हर दिन चुका रहा है। करिश्मा खुद को संभाल कर रसोई में काम करने लगती है। आज वो काफी ज्यादा दुखी थी, जिस वजह से वो गलती से दाल में चीनी और दूध में दाल का तड़का मार देती है। तभी वहां खांसते हुए शांति अपनी बहू बेटी के साथ आती है और करिश्मा की यह गलती देखकर उसका हाथ मोड़कर उससे कहती है, मैं तेरी सास नहीं जो तुझे माफ कर दूं। इतने सालों से तेरे ससुराल वालों को झेलती आ रही हूँ और अब तुझे भी झेल रही हूँ, और ऊपर से तू मेरा नुकसान कर रही है। शांति, है तू क्या कर रही है? मेरी बहू का हाथ छोड़कर गलती हो गई तो हमें बोल, और मेरा बेटा जो भी कमाता है भूल मत, उसका 50% तो वो तुझे ही देता है। ताई जी, 50% से क्या होता है? जब ससुर जी कमा रहे थे और मेरे पति विदेश से पैसे भेज रहे थे तो आप लोग हमें क्या दे रहे थे? पर फिर भी हमने आप पर इतने पैसे खर्च करे ना, उस हिसाब से तो देवर जी को अपनी पूरी कमाई हमारे हाथ में दे देनी चाहिए, जो कि वो बिल्कुल नहीं देते। ऊपर से आपकी ये नालायक बहू जो कि बड़े बंगले से आई है, एक काम ढंग से नहीं करती। क्यों करूं मैं तुम लोगों के काम? मैं इस घर की बहू हूँ, नौकरानी नहीं। और तुम तीनों सास बहू बेटी सारा दिन बस बैठकर टीवी देखती हो या तो फिर सोती रहती हो। इस घर के सारे काम मैं, माँ जी और नंद जी करते हैं। माँ जी, अब से हम इस घर में नहीं रहेंगे, चलिए हम कहीं और भी रह लेंगे, पर यहाँ नहीं रहेंगे। और इन लोगों को खुद पर बहुत घमंड है ना, जाओ, हमने अपने हिस्से की जमीन तुम्हें दान में दे दी। अरे इसकी जरा अकड़ तो देखो, इतनी अकड़ है तो फिर निकल जाओ हमारे घर से। अब हम भी देखते हैं तुम कहाँ दर दर की ठोकरे खाती हो। नहीं शांति, ऐसा मत कर, अगर हम यहाँ से चले जाएंगे तो हम कहाँ रहेंगे? हम पर थोड़ा तो तरस खा। बहू, मान लिया इस घर के जमीन में आधा हिस्सा तुम्हारा है, पर उससे ज्यादा हमने तुम पर खर्च कर दिया, तो अब हिसाब बराबर हुआ। और अगर फिर भी तुम लोग इस घर में रहना चाहते हो तो तुम्हें वही करना होगा जो मैं कहूंगी। मैं आपकी अब एक नहीं सुनने वाली। अगर आप लोग इस घर को छोड़कर नहीं जा सकते तो ठीक है, मैं खुद चली जाऊंगी। करिश्मा से अब और बर्दाश्त नहीं होता और वो अपना सामान पैक करके रेलवे स्टेशन के लिए निकल जाती है। शाम को जब सुमित घर आता है और उसे सारी बात पता चलती है तो वो अपनी माँ, बहन और पिता से कहता है, क्या मेरे पीठ पीछे इतना सब कुछ हो रहा था और आप लोगों ने मुझे बताया भी नहीं? करिश्मा अपना बंगला छोड़कर मुझ जैसे गरीबों के साथ इस घर में आई है। मेरा फर्ज बनता है कि मैं उसे खुश रखूं, और जहां मेरी बीवी की कदर नहीं है मैं वहां नहीं रहूंगा। करिश्मा ने बिल्कुल सही फैसला लिया है, अब हम इस घर में और नहीं रहेंगे। मेरा बेटा बिल्कुल सही कह रहा है। मैं एक हाथ से लाचार हूं, पर अगर अब भी काम करना चाहूं तो कर सकता हूं। हम दोनों बाप बेटे खुद काम करेंगे और घर चलाएंगे। चलो यहां से चलते हैं, अब इनका और एहसान नहीं लेना। सुरेश के कहने पर पूरा परिवार अपना सामान लेकर घर छोड़कर जाने लगता है। यह देखकर सुनील अपने भाई को रोकते हुए कहता है, भैया, इस घर में आपका भी हक है। आप ऐसे घर छोड़कर अपने परिवार के साथ नहीं जा सकते। भाई, जब मैं पैरालाइज हुआ तब तूने मेरे परिवार को संभाला। तेरा एहसान जिंदगी भर याद रहेगा। पर अब मेरी हालत में सुधार है, और जहां मेरी बीवी, बेटी, बहू की इज्जत नहीं है, मैं वहां नहीं रह सकता। माफ करना मुझे। कुछ ही देर में पूरा परिवार भी रेलवे स्टेशन पर जाता है, जहां सुमित की नजर करिश्मा पर पड़ती है, जो बेंच पर बैठकर रो रही होती है। अब पूरा परिवार करिश्मा के पास जाता है। करिश्मा, दिवाली आने वाली है, देखो स्टेशन पर कितनी भीड़ है। आखिर हम कब तक स्टेशन पर बैठे रहेंगे? मैं एक काम करता हूँ, हम सबकी टिकट बनवा कर लाता हूँ, फिर हम सब तुम्हारे घर चलेंगे। तुम अपने घर में हर बार की तरह दिवाली मनाना और हम सब कहीं रहने का इंतजाम देख लेंगे। ये मेरी पहली दिवाली है, मैं आप लोगों के साथ ही मनाऊंगी। वैसे भी शादी के बाद मैं अपने मायके नहीं जा सकती। मैं अपने पिता को सही साबित नहीं होने दूंगी। हम जहाँ जाएंगे एक साथ रहेंगे। ठीक है, आप सब यही रुको, बहुत ज्यादा भीड़ है, कहीं जाना मत। मैं दूसरे शहर की टिकट लेकर आता हूँ। हम दूसरे शहर जाएंगे जहां से मेरा ऑफिस पास पड़ेगा। रोज ट्रेन का सफर करके मैं भी थक जाता हूँ।
इतना बोलकर सुमित जैसे ही टिकट लेने के लिए जाने लगता है, स्टेशन पर भगदड़ मच जाती है और भीड़ होने की वजह से सभी लोग एक दूसरे को धक्का देकर उन्हें कुचलते हुए ट्रेन में चढ़ते हैं। तो कुछ प्लेटफॉर्म से बाहर तो कुछ पटरी पर गिर जाते हैं। अरे सुमित, लगता है यहाँ भगदड़ मच गई है, हम लोगों को यहाँ से निकलना होगा। भैया मैं भीड़ के साथ पीछे जा रही हूँ, हम कहाँ से बाहर निकलेंगे? भीड़ में काजल और करिश्मा खुद को संभाल नहीं पाती और वो दोनों प्लेटफॉर्म के नीचे गिर जाती हैं। ये देखकर सुरेश अपने बेटे और बीवी के साथ प्लेटफॉर्म से नीचे उतरता है और अपने परिवार का हाथ पकड़कर पटरी पर ही आगे चलते हैं और स्टेशन से काफी दूर पहुंच जाते हैं। आखिरकार जान बची। दिवाली की वजह से स्टेशन पर कितनी भीड़ है और इस भीड़ की वजह से भगदड़ मची हुई है। कोई भी ट्रेन खाली नहीं थी, पर हम लोग कहाँ जाएं और हम स्टेशन से काफी दूर आ गए। यहाँ तो रहने की भी कोई जगह नहीं दिख रही है। दूर दूर तक ट्रेन की पटरियां बिछी हुई हैं। मैं भी बहुत ज्यादा थक गई हूँ पापा, आपका एक हाथ सीधा नहीं होता, आप भी थक गए होंगे। हम कुछ देर यहाँ आसपास में बैठ जाते हैं। नहीं, हम ऐसे खुले में नहीं बैठ सकते। वो देखो, शायद वो ट्रेन खराब है और इस पटरी पर ऐसी साइड में पड़ी है। हम कुछ देर वहीं जाकर आराम कर लेते हैं। वैसे भी रात ज्यादा ही हो रही है, 9 बजने को है। करिश्मा के बोलने पर पूरा परिवार उस खराब ट्रेन के डिब्बे में जाते हैं, जिसकी हालत काफी ज्यादा खराब होती है। लगता है काफी टाइम से ये ट्रेन यहीं पर खड़ी है। खराब डिब्बा लगता है, कितना गंदा हो रखा है। हम इसमें कैसे बैठेंगे? बेटा, बाहर खुले में ट्रेन की पटरी पर बैठने से अच्छा है कि हम इस खराब ट्रेन के डिब्बे में रात गुजार ले। वैसे भी दूर दूर तक जंगल है। अगर रात में कोई चोर डाकू गुंडा आ गया तो दिवाली का समय है, हम कल घर का इंतजाम कर लेंगे। अभी इस डब्बे की सफाई कर लेते हैं। इतना बोलकर सभी लोग अपने मुंह पर कपड़ा बांध लेते हैं और ट्रेन को खराब कपड़े से झाड़कर उसे साफ करने लगते हैं। करिश्मा ने मुंह पर कपड़ा नहीं लगाया था, जिस वजह से जब वो ट्रेन पर जमी धूल को साफ करती है तो कुछ धूल उसकी आंखों में चली जाती है। मेरी आंख। अब करिश्मा आंख मलते हुए अपने पुराने दिनों को याद करती है, जब दिवाली के दिन पास आने लगे और खुद करिश्मा अपने पिता के साथ घर के बाहर खड़ी होकर साफ सफाई का काम करवाती है। विनोद भाई साहब, तुम्हारी बेटी दिवाली के लिए बड़ी एक्साइटेड रहती है। हर दिवाली अपना आलीशान बंगला और सुंदर सजा लेती है। आंटी दिवाली साल में एक बार आती है और ये मेरा फेवरेट फेस्टिवल है, तो मैं नहीं चाहती कि कोई कमी रहे सेलिब्रेशन में। भैया, तुम हमारी बातों पर कम ध्यान दो और अच्छे से सफेदी करो। अरे बेटा, तूने सफेद वाले को समझा दिया ना, वो बाकी काम खुद कर लेगा। तू अंदर चल, वरना तेरी आंखों में धूल पड़ जाएगी। जब करिश्मा ये सब सोच रही होती है तो ज्यादा धूल और गंदगी होने की वजह से अब उसे छींक आने लगती है और तभी सुमित्रा उसके पास आती है और उसे चुन्नी देते हुए कहती है, तेरी आंखें कितनी लाल हो गई हैं। लगता है आंखों में धूल चली गई और इस धूल की वजह से तुझे छींक भी आ रही है। इस कपड़े को मुंह पर बांध कर काम कर। 2 दिन बाद दिवाली और हम इस ट्रेन की सफाई कर रहे हैं ताकि अपनी रात यहाँ गुजार सके। पर अगर हमें दिवाली से पहले कहीं घर नहीं मिला तो हम लोग कहाँ रहेंगे? दिवाली कैसे मनाएंगे? चिंता मत कर काजल, कहीं ना कहीं घर तो मिल ही जाएगा। और नहीं मिला तो इस बार इस ट्रेन के डिब्बे में ही दिवाली मना लेंगे। पर दिवाली तो हम हर बार की तरह सेलिब्रेट करेंगे। आज के लिए इतना काफी है। मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ। मैं रेलवे स्टेशन जाकर देख कर आता हूँ वहाँ के हालात कैसे हैं। अगर वहाँ के हालात सुधर गए होंगे तो कुछ खाने को ले आऊंगा। इतना बोलकर सुमित खाने का इंतजाम करने के लिए बाहर जाता है, पर स्टेशन पर चारों तरफ पुलिस होती है और वो किसी को नहीं जाने देती। जिसके बाद सुमित स्टेशन न जाकर स्टेशन से थोड़ी दूर पर लगी मार्केट में जाता है और अपने घर वालों के लिए समोसे पकौड़े लेकर दोबारा ट्रेन के डिब्बे में आता है। इस हादसे में तो काफी लोगों की जान चली गई है। पुलिस वाले किसी को स्टेशन नहीं आने दे रहे हैं, इसलिए मैं पास के मार्केट से सबके लिए समोसे और पकौड़े लेकर आया हूँ। आज यही खाकर सोना होगा। सुमित, घर तो पता नहीं कब तक मिलेगा, इसीलिए तुम मुझे कुछ पैसे दे दो। कल मैं माँ जी के साथ दिवाली की शॉपिंग करूंगी। क्या पता मजाक में कही हुई तुम्हारी बातें सच हो जाए। मैं जानता हूँ दिवाली तुम्हारा फेवरेट फेस्टिवल है। कोई बात नहीं, जब तक हमें घर नहीं मिल जाता हम यहीं रहेंगे और इस ट्रेन के डिब्बे में ही दिवाली मनाएंगे। सुमित की बात सुनकर करिश्मा समोसे खाते हुए अपने मायके के दिनों को याद करती है, जहां ऑनलाइन डेकोरेशन के सामान ऑर्डर करती है। मैंने कितनी सारी लाइट, कैंडल ऐड टू कार्ट किए और डेकोरेशन का सामान भी। मैं सोच रही हूँ कि ये अब सब ऑर्डर कर दूं। अरे सारा सामान तो मार्केट में भी मिल रहा है, तू और मैं चलकर ले लेते हैं। मार्केट में भीड़ रहती है और अच्छी क्वालिटी का भी सामान नहीं मिलता। आप देखना, दिवाली से 1 दिन पहले सारा सामान आ जाएगा। इतना बोलकर करिश्मा सारे डेकोरेशन के सामान ऑर्डर कर देती है और दिवाली से 1 दिन पहले उसका पार्सल आता है, जिसे खोल खोल कर करिश्मा देख रही होती है और उसकी माँ खाना लेकर उसके पास आती है और अपने हाथों से खिलाती है। माँ देखो, ये कैंडल और दिए कितने सुंदर लग रहे हैं और मैंने जो लाइट मंगवाई है कितनी प्यारी है।
हाँ मेरी माँ, सब कुछ बहुत अच्छा आया है। दिवाली कल है, आज नहीं। अब खाना तो खा ले। भाभी क्या हुआ, आप सो क्यों नहीं रही है? मैंने आपके बिस्तर लगा दिए हैं। अब पूरा परिवार ट्रेन के डिब्बे में ही अपनी रात काटता है और अगली सुबह होते ही हमेशा की तरह सुमित नौकरी के लिए निकल जाता है। आज सुरेश भी काम की तलाश में बाहर जाने के लिए तैयार होता है। पापा जी आप कहाँ जा रहे हैं? बहू बस एक हाथ ही तो काम नहीं करता, छोटा मोटा काम तो मैं भी कर सकता हूँ। मैं काम की तलाश में जा रहा हूँ, क्या पता कहीं काम मिल जाए। इतना बोलकर सुरेश काम की तलाश में बाहर चला जाता है, जिसके बाद काजल ट्रेन के दूसरे हिस्से में खाना बनाने का सामान निकालती है और खाना बनाने लगती है। काजल तुम खाना बना रही हो? फिर मैं और माँ जी यहीं कहीं आसपास से दिवाली की शॉपिंग करके आ जाते हैं। हाँ भाभी, आप आराम से माँ के साथ दिवाली की शॉपिंग करके आओ, मैं अपना ख्याल रख लूंगी और खाना भी बना कर रख दूंगी। करिश्मा अपनी सास के साथ ट्रेन के डिब्बे से बाहर निकलती है और काफी देर चलने के बाद वो लोग फुटपाथ के मार्केट जाते हैं, जहां दिवाली की कड़ी भीड़ और चहल पहल होती है। अब दोनों सास बहू दिवाली के लिए कुछ सामान लेती हैं। माँ जी मैंने 3-4 तरह के रंग ले लिए रंगोली बनाने के लिए। सोच रही हूँ कुछ रिबन और शुभ दीपावली के साथ और भी कुछ डेकोरेशन की चीज ले लूं। बहू अपना घर नहीं है और पैसे में भी थोड़ी दिक्कत है। मैं जानती हूँ कि तूने हर साल दिवाली बहुत अच्छे से मनाई है, पर इस साल तुझे थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। पर मैं वादा करती हूँ अगली बार मैं तुझे बिल्कुल भी एडजस्ट नहीं करने दूंगी। सुमित्रा के कहने पर करिश्मा सिर्फ जरूरत की कुछ चीजें लेती है, जिसके बाद वो लोग साधारण से दिए खरीदते हैं। भैया 20 रुपए के 1 दर्जन दे दो और यही एक बड़ा वाला दिया 10 रुपए का लगा लो, मेरे पास सिर्फ 30 रुपए बचे हैं। क्या बहन तुम भी ना? अच्छा चलो ठीक है ले लो। माँ जी आप तो बहुत अच्छी बार्गेनिंग करती है, चलिए पूजा का सामान ले लेते हैं। कुछ ही देर में दोनों सास बहू पूजा के सामान में फूल, माला, तेल बत्ती, रोली, अगरबत्ती जैसे सामान लेकर खील बताशा लेने के लिए जाती हैं। माँ जी आधा किलो खील बताशा लेकर हम क्या करेंगे? कौन सा हमारे आसपास कोई पड़ोसी? एक काम करते हैं 1 पाव खील बताशा ले लेते हैं और कुछ पटाखे, क्योंकि बिना पटाखों की दिवाली अधूरी लगती है। करिश्मा के कहने पर सुमित्रा 1 पाव खील बताशे लेती है और कुछ पटाखे लेकर वापस घर आती है, जहां काजल अपनी माँ और भाभी के साथ खाना खाती है और रात को सुरेश और सुमित उदास घर आते हैं। कल दिवाली है और कहीं किराए पर घर नहीं मिला। जहां भी बात करी है सब यही कह रहे हैं कि दिवाली के बाद आना। पर इस मनहूस खबर के साथ एक अच्छी खबर भी है। एक फैक्ट्री में मुझे बैठकर हिसाब करने का काम मिल गया है। ये तो बहुत अच्छी बात है भैया। कोई बात नहीं, इस बार हम अपनी दिवाली ट्रेन में ही मनाएंगे और ये मेरी शादी के बाद की पहली और यूनिक दिवाली रहेगी, जिसे मैं हमेशा याद रखूंगी। कुछ न होने पर भी पूरा परिवार खुश रहने की कोशिश करता है और अगली सुबह सभी मिलकर अपने ट्रेन के डिब्बे को सजाने लगते हैं। सुमित इधर आओ और ये ट्रेन के चारों ओर दरवाजे पर शुभ दीपावली लगा दो। अरे बहू ये रंग क्यों है यहाँ? पापा इससे मैं और भाभी रंगोली बनाएंगे, आप रख दो। इतना बोलकर काजल अपने पिता के हाथ से रंग ले लेती है और अपनी भाभी के साथ बैठकर ट्रेन के दरवाजे पर रंगोली बनाती है। और रंगोली बनाते हुए फिर से करिश्मा को अपने मायके की याद आती है। मेरी बच्ची सुबह से काम कर रही है, थोड़ी देर आराम कर ले। माँ मैं सारा काम नौकरों से ही करवाती हूँ, मैं तो बस रंगोली के साथ फोटो ले रही हूँ। मालकिन मैंने आपकी फोटो ले ली है। फोटो ले ली तो दिखाओ। भाभी क्या हुआ? कुछ नहीं, वो बस कुछ याद आ गया था। इतना बोलकर करिश्मा दुखी हो जाती है और अपनी नंद के साथ रंगोली बनाती है। ये सब देखकर सुमित सब समझ जाता है और वो रंगोली बनाते हुए काजल और करिश्मा की फोटो लेता है। ये देखो करिश्मा, मैंने तुम्हारी और काजल की फोटो लिया है रंगोली बनाते हुए। ये हमारी यादें होंगी कि हमने कभी ट्रेन में दिवाली मनाई थी। अपनी फोटो देखकर करिश्मा और काजल थोड़े इमोशनल हो जाते हैं। कुछ देर में ट्रेन डिब्बा पूरा सज जाता है और शाम को पूरा परिवार तैयार होकर पूजा के लिए खड़ा होता है। सारी तैयारी हो गई ना, कुछ कमी तो नहीं रहती। 7 भी बज गए, दिवाली पूजा का समय हो गया। चलो सब साथ में खड़े होकर पूजा करते हैं। अब पूरा परिवार एक साथ खड़ा होता है और माता लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा करते हैं। पूजा होने के बाद पूरा परिवार ट्रेन से बाहर निकलता है और वो लोग एक साथ पटाखे जलाने लगते हैं। भैया चाची, भाभी और शीतल नहीं है यहाँ, तो कितना मजा आ रहा है ना दिवाली मनाने में। मुझे तो अब तक की सबसे अच्छी दिवाली लगी है ये वाली। अच्छी लगेगी क्यों नहीं बेटा, आखिर इस दिवाली हमने अपने हिसाब से जो सारी चीजें करी है, वरना सब कुछ तो तुम्हारी चाची के हिसाब से होता था। पहले ना हम सही से पूजा कर पाते थे, न पटाखे जला पाते थे, और ये सब हुआ है हमारी बहू की वजह से। इस तरह पूरा परिवार एक साथ दिवाली मनाते हैं। कुछ देर में करिश्मा के माता पिता उसे वीडियो कॉल करते हैं। लगता है मेरी बेटी शादी के बाद हमें भूल गई है। हमारी तो नाराजगी खत्म हो गई, पर हमारी बेटी शायद अब भी हमसे नाराज है।
नहीं पापा, ऐसा बिल्कुल नहीं, आप लोगों की हमेशा याद आती है। हैप्पी दिवाली। वीडियो कॉल पर बात करके करिश्मा अपने माता पिता को दिवाली विश करती है और देखते ही देखते कुछ हफ्ते बीत जाते हैं और सुमित को उसके दोस्त के ही फ्लैट में किराए पर घर मिल जाता है। इसके बाद